नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दूसरे एपिसोड के 36वें क्रम में मैं आज सी ग्रुप के औषधियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और सी ग्रुप की औषधियां C1 से शुरू होती हैं और C17 यानी C17 तक जाती हैं। बीच में उनके कई कंपाउंड मेडिसिन भी बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल हमने आपको जैसे बताया कि S1, BEN1, P1, L1, F1, ये जितने वन वाले औषधियां मैटी जी ने बनाई, इन सब औषधियों की एक बड़ी विशेषता आपस में टैली करती है। यानी कुल मिलाकर के हर 1 नंबर की दवा, चाहे वो S1 रही हो, चाहे वो P1 रही हो, चाहे वो BEN1 रही हो, चाहे वो F1 रही हो, चाहे वो वर्वन रही हो, 1 नंबर की मेडिसिन एक टॉप क्लास की मेडिसिन उन्होंने उस ग्रुप की मानी है। बाकी सारी और मेडिसिनों को हम उसकी एसेसरी मेडिसिन या सहायक औषधियां मान सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब नंबर 1 की मेडिसिन को बनाया जाता तो नंबर 1 उसका नाम ही इसलिए दिया गया कि वो सर्वोपरि है। ठीक उसी तरीके से C1 की मेडिसिन, वैसे तो C1 की मेडिसिन आमतौर से ओवरी और यूटेरस की मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से माना गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव है। लेकिन कुल मिलाकर के ये प्यूटेटरी ग्लैंड की मेडिसिन है, प्यूटेटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है, प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पर नियंत्रण करने वाली ये मेडिसिन है। इस नाते इस मेडिसिन का प्रभाव, चूंकि प्यूटेटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है और मास्टर ग्लैंड हर ग्रंथियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इस नाते पूरे बॉडी के लगभग हर अंगों पर इसका प्रभाव जाता है। या यूं कहें कि C1 एक S1 की तरह और BEN1 की तरह बहुत ही प्रभावशाली टिश्यू मेडिसिन है। चूंकि इसके पहले हमने जितनी मेडिसिन आपको पढ़ाई वो सब फंक्शनल मेडिसिन थी। अब ये मेडिसिन यहाँ से सी ग्रुप, ये एक तरीके से टिश्यूज मेडिसिन है जो ऊतकों के क्षय को कंट्रोल करती हैं। टिश्यू अगर डैमेज है, कोशिकाओं का डैमेज कर गया है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का टूटना फूटना, पस बनना, ब्लड का सर्कुलेशन ब्लॉक होना, टिश्यू फ्लूइड का आगे ना बढ़ना, ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो टिश्यू मेडिसिन ही रिपेयर करती हैं। और इसीलिए टिश्यू मेडिसिन की संख्या ज़्यादा बनाई गई, क्योंकि जितने मेडिसिन पहले थे उनको कवर करने के लिए प्रत्येक सिस्टम में टिश्यू मेडिसिन रखा गया। तो C1 एक तरीके का S1 की तरह मास्टर ग्लैंड या मास्टर मेडिसिन इसको हम मान सकते हैं, या यूनिवर्सल टिश्यू मेडिसिन इसको हम मान सकते हैं। तो यूनिवर्सल टिश्यू मेडिसिन के आधार पे हम C1 को आज देखेंगे। C1 में कुल मिलाकर के 5 पौधों का मिश्रण किया गया है। पहला पौधा है कौलोफाइलम थैलिक ट्रेडवाइसी। ये कॉमन नेम इसका है ब्लू कोसिस और फैमिली लियोनोटिएसी या बर्बेरिडेसी का ये पौधा है। ये नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसमें पेराइनल हर्ब होते हैं, रूट स्टॉक, समटाइम्स ये क्रीपिंग राइजोम करता है, लीव्स इसके अल्टरनेट होते हैं, फ्लावर बाइसेक्चुअल होता है, बाइवॉलेट वावरी होती है, और इसमें नेकेड मैचरिंग की इंडिपेंडेंटली इसमें जो पॉल्यूशन क्या कहते हैं उसको, पॉलिनेशन होता है, ये पॉलिनेशन नेकेड फ्लावर पर होता है। क्योंकि ये ईस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, भारत में ये पौधा नहीं पाया जाता, इसका अल्टरनेट प्लांट भी भारत में नहीं पाया जाता है, लिहाजा इस पौधे की उपलब्धि हमको बाहर से ही करनी पड़ती है। इस पौधे के जो मेडिसिन यूज के पार्ट हैं वो बाहर से सप्लाई करते हैं, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां इसको बाहर से मंगाती हैं। जहाँ तक मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पौधे की बात है तो ये इसके ड्राइड रूट यूज किए जाते हैं डायूरेटिक ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीट इसके फ्लैट होते हैं, और कंट्रोल फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन को, इस नाते इसको C1 में इस मेडिसिन की प्राथमिकता दी गई है। दूसरा पौधा C1 में जो मिलाया गया वो पौधा है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम ये अम्बली लिफेरी फैमिली का पौधा है, और इस फैमिली में, और इसको विशेष रूप से ग्रीक में, चूंकि ये ग्रीक में इसको एक कॉमन नाम दिया गया था पॉइजन हेमिलॉक करके, जब उस समय ग्रीस में किसी
कोर्ट में किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो वहाँ पे इसको जहर का प्याला दिया जाता था, और ये इसी पौधे का रस होता था, इस पौधे की छाल का रस होता था, और ये बहुत ही पॉइजनस पौधा है। लेकिन जब अधिक मात्रा में हम देते हैं तो वही पॉइजन है, और कम मात्रा में देते हैं तो वही दवा बनता है। जब हम इसको विभिन्न उपक्रमों से निकाल करके हम इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ट्रांसपेरेंट एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो वो हमारे लिए दवा का काम करता है। और जब इसका ओरिजिनल उपयोग हम करते हैं, सेम टू सेम उपयोग कर लेते हैं, पीस करके इसको छान करके, तो वो जहर का काम करता है। ये पुराने ज़माने में ग्रीस में और आज भी जहर के रूप में इसका प्रयोग विभिन्न देशों में होता है। पॉइजनस इंजेक्शन इसके बनाए जाते हैं, ये पॉइजन के रूप में ड्रग भी है। लेकिन फिलहाल ये पौधा हमारे ग्रीक में नॉर्थ टेम्परेट यूरेशिया में पाया जाता है, और फैमिली अम्बलीफेरी का ये पौधा है। इसमें वेरी पॉइजनस प्लांट है ये, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्मूथ हेलो पर्पल स्पॉटेड रीड। इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ही दुर्गंधदार ये पौधा भी होता है, इसका पौधा भी बहुत दुर्गंध देता है, इसका अनप्लेजेंट स्मेल होती है। और इसके फ्रूट बहुत स्मूथ होते हैं, राउंडेड होते हैं। ग्रोथ इसकी 5 से 6 फीट तक होती है, और कॉमन डीपर में ये स्ट्रीम बैंक पर ज़्यादातर ये पाया जाता है। अगर हम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पौधे को देखें तो चूंकि एक बार तो मैंने आपको बताया कि हेमिलॉक वाज यूज्ड एज द पॉइजनस इन ग्रीक और रोमन्स मैनर में ये पॉइजन का काम करता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी में मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेडिकली एज ए प्रिंकलर एंड सेडेटिव मेडिसिन माना जाता है। सेडेटिव मेडिसिन का मतलब कि हम इसको अपने क्रेनियल नर्व और सेंट्रल नर्व्स को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से, इसका मतलब कि पूरे के पूरे हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर या पूरे के पूरे अपने ब्रेन साइड में सेडेटिव मेडिसिन मानते हैं इसको। ठीक एक तरीके का हल्का सा इसको नशा मान सकते हैं कि मस्तिष्क को शांत रखने की, ये इससे हम औषध बनाते हैं, कम मात्रा में देते हैं। तो दे वर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रिमिनल पॉइजन बाय द एंशियंट ग्रीस। ये किताब में लिखा है कि ग्रीस के इतिहास में इस पौधे के अर्क को जहर के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने इसके कम मात्रा को औषधि के रूप में प्रयोग किया है। तीसरा पौधा इसमें है पिम्प्लेनिया सैक्सीफर। ये ब्लैक कार्बोरो, इसको हम कॉमन नेम में जानते हैं। फैमिली अम्बलीफेरी का ये पौधा है, और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका में ये पाया जाता है, और इट ग्रोज इन ड्राई फील्ड एंड रोड साइड पर, सड़कों के किनारे, हमारे आसपास के और ड्राई स्पेस में, विशेष करके जहाँ पर पानी कम होता है उन स्थानों पर ये पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे कई साथी इस समय लाइन पर हैं और हमको नमस्कार कर रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सैनी जी हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, आप सब इस समय लाइन पर हैं और मेरे इस क्लास का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मैं बता रहा था कि पिम्प्लेनिया सैक्सीफर पौधा ये अम्बलीफेरी फैमिली का पौधा है, और लगभग 1 से 2 फीट ऊंचा ये पौधा होता है। इसमें अम्बेल टाइप के फ्लावर आते हैं, और फ्लावर इसके जुलाई और सितंबर के महीने में दिखाई पड़ते हैं। बस कुछ ही दिन बाद इस पौधे में फूल आने वाले होंगे, और उसी फूल का और उनसे बनने वाले फल का हम प्रयोग करते हैं। इसके बीज का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं। फल बनने के बाद जो बीज होता है, तो बीज का इलेक्ट्रोहोपैथी में विशेष करके बीज का इसके ज़्यादा उपयोग किया गया है। बीज को कूच करके और फिर उसको हम विभिन्न तरीके से उपयोग करते हैं। पत्तियां और तने तो इसका हम उपयोग करते ही हैं। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ये एक मेडिटेशन है, जिसका उपयोग हम स्टमक के अपसेट के लिए करते हैं, यानी हम एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न प्रकार के अपद्रव्यों को या उनकी टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो म्यूकस मेम्ब्रेन को रीअपियर करने के लिए हम इस पौधे का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि पहले के ऋषि मुनि पौधों के अर्क ढूंढ करके लाते थे विभिन्न समय में। उस समय जब आपने रामायण और महाभारत में भी विभिन्न पौधों की चर्चा सुनी है, विभिन्न घावों पर लगाने के लिए, विभिन्न प्रकार के चोटों पर लगाने के लिए। संजीवनी बूटी का नाम आपने सुना ही है, और हिमालय तो वैसे भी वनस्पतियों का खजाना है, और
मैं हिमालय के बहुत करीब हूँ, हमारा बस्ती के बाद बॉर्डर जो बस्ती का है वो हिमालय से शुरू हो जाता है। तो हम लोग तो वैसे ही बहुत से जंगली पौधों को यहाँ देखने के आदी हैं, लेकिन चूंकि सारे पौधे भारत में मिलते नहीं हैं, लेकिन अधिकतर पौधों का जो आनंद है वो अपने देश में ही है। ये मैं ज़रूर बार बार कह रहा हूँ कि अपने सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक वरिष्ठ साथियों से जो मैन्युफैक्चरर्स में लगे हुए हैं कि वो भारत में पाए जाने वाले पौधों पर ही इन पौधों का अल्टरनेट तैयार करें। जैसे जो पौधे भारत में नहीं मिलते हैं उन पौधों की अन्य वैरायटी, अन्य स्पीशीज को भी एक बार प्रयोग करके उसको रिसर्च करके ये जरूर देखा जाना चाहिए कि इन पौधों की उपयोगिता हमारे देश में है। ये मान के चलिए कि जो पौधा जिस प्रकृति वातावरण में होता है, प्रकृति उसको जहाँ पैदा करती है, वहाँ के जन सामान्य के लिए, वहाँ के उपलब्ध जीवों के लिए वो उसका भोजन और दवा दोनों के रूप में कार्य करती है। इस नाते हम ये मान सकते हैं कि जो पौधा यूरोप में, अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट प्लांट अगर भारत में हैं उस वैरायटी के, उस स्पीशीज के, तो भारत में रहने वाले निवासियों के लिए वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे, बशर्ते यूरोप और अमेरिका के पौधों की अपेक्षा। क्योंकि वो वहाँ के निवासियों के लिए हैं, वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हैं, वहाँ की एटमॉस्फेयर को देख करके प्रकृति ने वहाँ पर उन पौधों को जन्म दिया। हमारे यहाँ का प्राकृतिक वातावरण दूसरा है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट दूसरा है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर दूसरा है, मॉइस्चर दूसरा है। तो इन मॉइस्चर में, इन टेम्परेट में, इन कल्चर में जो पौधे हम उगाते हैं, उन पौधों के बारे में अगर हम ज़्यादा खोज करें, ज़्यादा रिसर्च करें, तो हमको विदेशी पौधों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय, शोध का विषय है। और मैंने भी 3-4 ऐसे पौधों पर कुछ शोध किया है जो हमारे भारतीय पौधे हैं और उनकी वैरायटी हमारे भारत में है, उपलब्ध है, लेकिन वो विदेश में है। तो अगर भारतीय पौधों पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और रिच हो जाएगी। और इसको रिच करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे एक साथी ने कल गार्लिक और ओनियन में हमको थोड़ा सा टोका कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं, नाम उनका लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उनको ये बताया कि चूंकि ये बॉटनी का विषय है और कभी कभी ऐसा होता है कि गार्लिक और ओनियन को आपस में जल्दबाजी में कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ जाते हैं। चूंकि ये वीडियो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है तो इसमें संशोधन बाद में जब मैं वीडियो को रिपीट करके सुनता हूं तो लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत हो गया। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप मेरे इस पूरे वीडियो में मूल रूप से हमारे तथ्य को एक समराइज कर लिया करें कि मेरे इस पूरे कथन का, जैसे मैं C1 पढ़ा रहा हूं तो C1 की विशेषताएं और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत एकाध शब्द मेरे मुंह से कहीं गलत निकल जाता तो उसको ये मत मानिए कि मुझे आता नहीं था या मैंने कह दिया आपको समझाने के लिए। वास्तव में होता क्या है कि फ्लो में, और मैं कल जिस पुस्तक को लेकर के मैं बॉटनी का अध्ययन करता हूँ, चूंकि मैं जूलॉजी का आदमी हूँ और जूलॉजी में मेरी जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की जो ज्ञान शैली है और जो ज्ञान भंडार है, उसकी अपेक्षा बॉटनी में मैं थोड़ा अपने आप को कमजोर पाता हूँ। तो ये बॉटनी के हमारे साथी अगर कुछ एकाध शब्द मुझसे गलत हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास जरूर रहता है कि मैं सही सही बातों को आपको बताऊं। अब प्याज और लहसुन दोनों ही लिलिएसी फैमिली के पौधे हैं और प्याज का अर्क भी हमारे विभिन्न रोगों में उपयोग किया जाता है, लहसुन का भी किया जाता है। दोनों की फैमिली एक है, दोनों की वैरायटी एक है, दोनों की स्पीशीज केवल अलग है। तो जब स्पीशीज अलग है तो अगर हम, और किताबों ने भी उसको गलत, कल एक पुस्तक में थोड़ा सा गार्लिक और लहसुन, उसने एक जगह लहसुन लिखा, एक जगह गार्लिक लिखा और दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। ओनियन उसको लिखना भूल गया और मेरी निगाह वहां तक पहुंची नहीं, और मैं भी चूंकि आपसे वार्ता में फ्लो में था, इस नाते मैं उसको ओनियन और गार्लिक या लहसुन में थोड़ा सा फर्क नहीं कर आपको समझा पाया, उसके लिए मुझे खेद है। और कोशिश आप करिए कि मेरे इस पाठ के बाद या इस लेसन के बाद आप बॉटनी की समराइज कर लिया करिए, और अगर थोड़ा बहुत एकाध शब्द इधर उधर हो जाए तो उसको आप अपने आप में स्वतः समझ लें, वो कोई शिकायत की बात नहीं है। और न ये भी है कि आप मुझे उसको इंगित आप ये भूल गए। मैं भूलता कुछ नहीं हूं, चूंकि समय की एक लिमिटेशन है और उस समय के अंदर मुझे समाप्त करना रहता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको वहां तक पहुंचा दूं। C1 का अगला पौधा है रूटा रस्टॉक्स, जिसको कहते हैं, इसका पूरा नाम है रस्टॉक्सिकोडिनियम, और ये एनेकार्डियेसी फैमिली का पौधा है जो यूएसए के जंगलों में पाया जाता है। हमारे कई साथी इस समय लाइन पर हैं और प्रकाश शिंदे जी लाइन पर हैं, डॉक्टर AP सिंह विशेन लाइन पर हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको एक बात यहाँ पे और स्पष्ट कर दूं
क्योंकि मैं फेसबुक से ऑनलाइन हूं और आप सब साथी आते हैं तो मुझे आभार देना पड़ता है, लेकिन जब फेसबुक से हम यूट्यूब पेज को लोड करते हैं तो वहाँ पे हमारी ये टिप्पणियाँ एडिट करनी पड़ती हैं, क्योंकि यूट्यूब के नियम कुछ दूसरे हैं और फेसबुक के नियम दूसरे हैं। तो इस नाते यूट्यूब पे आप अपने हमारे आभार को या अपने नामों को नहीं सुन पाते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपके नामों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये रस्टॉक्स जो है ये फैमिली यानी कार्डेसी फैमिली का पौधा है जो यूएसए के जंगलों में विशेष करके पाया जाता है, और इसका ये भी लगभग पॉइजनस पौधा है जो सुमैक करके इसका नाम रखा गया है। ये लगभग 2 से 3 फीट ऊंचा होता है, इसके स्टेम ब्रांच होती हैं, रेड लीफ कलर में इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं जो स्मॉल होते हैं, रेड सम टाइम ग्रीन टाइम के होते हैं। इट ऑकर्स इन अपीयर इन जून, इस समय इस पौधे में फूल आ रहे होंगे और इसके फल छोटे छोटे राउंडेड फ्रूट होते हैं जिसको पक्षी वगैरह खाते हैं थोड़ा बहुत करके, और होता तो ये भी बहुत पॉइजनस है। अब देखिए हमने सी ग्रुप में या C1 में 2 पॉइजनस पौधों का मिश्रण किया है। अब जहर को मारता है, जहर रोग को मारता है, जहर घाव को ठीक करता है और जहर रोगी को मारता भी है। यानी अगर अधिक मात्रा में हम उसको सीधे यूज करेंगे तो जहर है, और उसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे, उसका प्रतिरूप बना लेंगे, हम उसके विभिन्न प्रतिरूपों में उसका समावेश कर लेंगे तो वो हमारे लिए दवा का काम करता है। तो मेडिसिनल यूज में हम देखते ये हैं कि विभिन्न प्रकार के ओपन स्वेलिंग जो होते हैं, कहीं पर चोट लग जाए, घाव कटा फटा ना हो लेकिन स्वेलिंग हो जाए, वहां पर हम इस पौधे का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। एक और पौधा इसमें मिलाया गया जो अंतिम पौधा है सी ग्रुप का, C1 का, इसका नाम है वाइनसेक्टोक्सिकम अफ्लेंसिस। वाइनसेक्टोक्सिकम अफ्लेंसिस ये एस्क्लेपिडेसी फैमिली का पौधा है और इसको शैलो वर्ल्ड कहते हैं। शैलो वर्ल्ड ये यूरोप में, अफ्रीका में और हिमालय की तलहटी में, हिमालय की पहाड़ियों पर बहुत अधिक पाया जाता है। इस पौधे का उपयोग पेरेनियल विद मास होता है, एडवेंटिटियस रूट्स इसमें पाए जाते हैं, इरेक्ट स्टेम इसमें होता है, व्हाइटिश फ्लावर इसमें आते हैं, सफेद रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं, और ये टर्मिनल क्लस्टर होता है, नैरो पॉइंटेड फ्रूट इसमें पाया जाता है, और थिक टफ स्किली हेयर्स टाइप में इसके तने होते हैं। इसके रूट का प्रयोग हम औषध के रूप में करते हैं, और विशेष करके ये ड्रॉप्सी में, डायूरेटिक में, इंड्यूस स्वेटिंग में, जहाँ पर रोगी को पसीना ना आ रहा हो, तब भी हम C1 देते हैं, और पसीना आ रहा है तब भी C1 देते हैं। अगर ज़्यादा पसीना बन रहा है तब भी हम C1 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि ये पौधों के प्राप्त एंजाइम्स हैं। तो कम हो रहा है काम तो हम ज़्यादा कराएंगे, ज़्यादा काम हो रहा है तो कम कराएंगे। यानी ये औषधि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की उसी अंग के लिए काम को बढ़ाती है और उसी अंग के लिए काम को घटाती है। यानी वो सिम्टम्स या लक्षण जो बढ़ रहे हैं उसको घटाया भी जाता है और बढ़ाया भी जाता है, कारण कि एंजाइम्स जाकर के एंजाइम्स की प्रतिपूर्ति करती हैं। तो जब एंजाइम्स की कमी होती है और उस एंजाइम्स को हम औषधि के रूप में प्रतिपूर्ति करते हैं तो ये जाकर के उस एंजाइम्स को सबसाइड कर देती है, उसकी मात्रा को बिल्कुल नियमित कर देती है। तो उस मात्रा को पहुंचते हुए उस अंग की क्रियाशीलता या उस अंग की जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है या फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी है वो जाकर के सेम लेवल पर मेंटेन हो जाती है। तो ये 5 पौधे थे जो C1 में मिलाए गए। अब C1 को हम अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि C1 का उपयोग हम कैसे करते हैं, क्यों इसको हम मास्टर मेडिसिन मानते हैं, मास्टर टिश्यू मेडिसिन मानते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा कि C1 वास्तव में एक प्रकार का कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहां पे C1 का उपयोग ना होता हो शरीर में। यानी C1 एक तरीके की मास्टर टिश्यू मेडिसिन है जो शरीर के हर अंगों की टिश्यू पर अपना प्रभाव दर्शाती है, विशेष करके लैरिंग्स पर, जेनिटल ऑर्गन्स पर, फायरिंग्स पर, स्टमक पर, सैलिवरी ग्लैंड्स पर, पैंक्रियाज पर, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, हर ऑर्गन पे इसका हम देखा गया, स्टमक पे, यूरेटस पर, सेरेब्रल एंड फाइब्रस पर, वॉलंटरी एंड चेक डीजेनरेशन पर, एंटीबैक्टीरियल पर, जहां भी आप इसका प्रयोग देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यू फ्लूइड पर, रेक्टम के टिश्यू फ्लूइड पर,
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन पर, बोन मैरो के टिश्यू फ्लूइड में, मस्तिष्क में अगर चक्कर आ रहा है, पता चला किसी को चक्कर आ रहा है, वर्टिगो आ रहा है, मूर्छा आ रही है, तो वहां पर भी हम C1 का प्रयोग करते हैं। चूंकि चक्कर आना, मूर्छा आना, ये सब सेरेब्रल पार्ट ऑफ बॉडी के से निकलने वाले सब सिम्टम्स हैं। तो ऐसी दशा में हम C1 को मास्टर ग्लैंड या मास्टर प्यूटरेटरी ग्लैंड से इसको जोड़ते हैं। अटैक ऑफ हिस्टीरिया के पेशेंट को भी हम C1 का प्रयोग करते हैं। और हम ये मान सकते हैं कि C1 का प्रयोग आमतौर से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पुस्तकों ने आंख मूंद करके लिखा है कि C1 महिला की दवा है, यानी हर महिला को C1 कंपलसरी दिया जाना चाहिए। उसका कारण कोई नहीं बताता है। देखिए, पुरुषों का शरीर और महिलाओं का शरीर प्रकृति ने बहुत सोच समझ के इनकी ऑर्गन्स को सेट किया। महिलाओं की बॉडी में ओवरी या यूटेरस में स्वयं 7 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, ओवरी में 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, और सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सब मिला करके, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के बाहर ओवरी होती है और ओवरी से बनने वाले अंडे निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, जहां पे फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद फिर वो यूरेटस में आते हैं, वहां पे बच्चे का निर्माण होता है। फिर पूरा का पूरा सर्विक्स बंद हो जाता है, बाद में फिर सर्विक्स को खोलने की आवश्यकता पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स इनके पूरे के पूरे यूटेरस के और ओवरी के, फैलोपियन ट्यूब के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को पूरे 9 महीने तक मेंटेन करते हैं। और जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हमारे बहुत से साथी इस समय फिर लाइन पर हैं और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर रवि कुमार द्विवेदी भी हमारे लाइन पर हैं, आप सबका आभार है। तो C1 जो है ये विशेष करके जेनिटल ऑर्गन्स पर, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के आरंभ होते समय प्रेग्नेंट लेडी को अगर आप शुरुआत में ही दे दें और पूरे 9 महीने तक C1 का प्रयोग कराएं तो बहुत ही आसानी से बच्चे का जन्म होता है। चूंकि ये फिर आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को ये रिलीज करने में सहायक होती है मेडिसिन। अगर लगातार इसको हम देते रहते हैं तो इनका प्रभाव ओवरी की सक्रियता को निष्क्रिय कर देती है, वहां पे अंडे नहीं बनते हैं और फैलोपियन ट्यूब के आगे यानी यूटेरस में जाकर के इनका फंक्शन बढ़ जाता है और इस तरीके से वो बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छा होता है। अगर मेमोरी ग्लैंड में ब्लीडिंग आ रही है तो वहां पे ये चेक करते हैं, मिल्क फॉर्मेशन नहीं बन रहा है तो वहां पर C1 का प्रयोग करते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड में जी मचला रहा है तो वहां भी हम C1 का प्रयोग करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है, चूंकि यूरिनरी ब्लैडर यूटेरस के पास ही होता है फीमेल में, तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई दिक्कत है वहां पर एपोट्रॉफी है, हाइपोट्रॉफी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। वाइजाइनल फिस्टुला अगर हो गया है, कंजेशन ऑफ ब्रेस्ट हो गया है, पेनफुल ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर पेन हो रहा है, तो ऐसी दशा में C1 का प्रयोग हम फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं केवल फीमेल की मेडिसिन है, क्योंकि प्यूटरेटरी ग्लैंड पर इसका एक्शन बहुत अच्छा है। तो प्यूटरेटरी ग्लैंड से जो सेक्सुअल हार्मोन्स या अन्य हार्मोन्स निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के यूट्राइन हार्मोन जो निकलते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स पर इसकी क्रियाशीलता, सक्रियता बनी रहती है। C1 को WE के साथ देने से इसकी क्रियाशीलता में हम लगभग 2 से 3 गुना अच्छा कार्य देखने को हमको मिला है। विशेष करके जहां पर घाव बन रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो वहां पर हम C7 के साथ C1 का प्रयोग भी कर सकते हैं और S5 के साथ A2 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि C1, S1, P1, BEN1, F1, WER1 ये सारे के सारे 1 ग्रुप के मेडिसिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं। और इन दवाओं को हमेशा अगर हम आपस में मिला करके देना चाहें किसी भी रोगी को, तो इसका कोई साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जा करके हर संस्थान को मजबूत ही करेंगे। और मैं फिर बार बार ये कह सकता हूं कि हमारे एक साथी ने कहा था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन को 3 या 4 दिन देने के बाद देखा गया कि तमाम अन्य लक्षण शरीर में उत्पन्न हुए। तो मैं बार बार आपको ये बात बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं इस प्रोसेस से बनाई जाती हैं कि वो हार्मलेस हो जाती हैं बनते ही, यानी जब उनका D1 बनता है, ट्रांसपेरेंट कंसंट्रेट D1 ड्रग बन के तैयार होती है, तो वो हार्मलेस होती है।
यानी उसमें जब वो ट्रांसपेरेंट आ जाती है तो पौधे का कोई भी पॉइजनस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए हम सांप के काटने पर भी जब S1 और C1 और वेनवन F1 का प्रयोग करते हैं तो वहां पे जहर हम नहीं देते हैं, लेकिन हम उसको दवा के रूप में देते हैं। बिच्छू के काटने पर और मधुमक्खी के छेदने पर जो दर्द या वहाँ पे जो दर्द आपको होता है या स्वेलिंग होती है, वहाँ भी हम जब इन औषधियों को प्रयोग करते हैं तो ये हमारे औषधि के रूप में वहाँ उपयोग की जाती हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ पूर्ण रूप से हानिरहित हैं, इनका कोई भी एग्रावेशन नहीं है, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते उन दवाओं में किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अन्य औषधियों का समावेश न किया गया हो। अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि जहां से आप औषधियां लेते हैं उनमें बनाने वाले या उनके कारीगर या उनके जादूगर, कारीगर तो नहीं कहूँगा, जादूगर कहूँगा, क्योंकि अपनी अपनी मेडिसिन का प्रभाव अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी कंपनियों का प्रचार करते हैं, तो वो जादूगर ही माने जाएंगे। तो उनके जादूगरी में कौन कौन से मिश्रण हैं या उनकी उस जादूगरी में उन्होंने किस प्रकार की कलाओं को रखा है, ये तो वही समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन, स्पाइजिक एसेंस की ओरिजिनल मेडिसिन वो D3 आपको देते हैं तो D3 से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आज C1 के बारे में एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि केवल D3 से ही आप रोगियों को दवा देंगे। D3 की दवाओं से 5 से लेकर के 10 से 15 बूंद तक रोगी के शरीर के अनुपात में, उसके उम्र के अनुपात में 1 औंस डिस्टिल वाटर में 5 से लेकर के 15 बूंद तक आप D3 के औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी रोगी को 5 दवाएं लिखी, आपने C1 लिखा, L1 लिखा, F1 लिखा, C17 लिखा या S6 लिखा, मान लीजिए कि 5 दवाएं आपने लिखी और हर दवा का परसेंटेज आपने अलग अलग लिखा होगा। हो सकता है C1 आपको 5 बूंद देनी पड़े और F1 आपको 12 बूंद देनी पड़े या 10 बूंद देनी पड़े। वो तो आप रोगी के जब संपर्क में आएंगे, रोगी के रोग की विशेषता को, उसके रुग्णता को, क्रॉनिक को, एक्यूट को ध्यान रखते हुए, उसके उम्र को, उसके बॉडी के शरीर को देखते हुए आप दवाओं का चयन स्वयं करेंगे, उसके डोज का चयन आप स्वयं करेंगे। क्योंकि डोजोलॉजी किसी किताब की देन नहीं है। डोजोलॉजी के आधार पर हम अगर दवा देंगे तो हमारा रोगी ठीक नहीं होगा। नहीं, किताबों की भाषा पर डोजोलॉजी अगर किताब कहे कि नहीं आपको 10 बूंद देना है तो आप 10 ही बूंद देंगे, और हो सकता है रोगी का शरीर इतना फैटी हो, इतना मजबूत हो कि वहां पे आपको 15 बूंद देने की जरूरत पड़े। इस नाते डोजोलॉजी तो आपको स्वयं निश्चित करना पड़ेगा सामने बैठे हुए रोगी के को देख करके। तो मान लीजिए कि आपको 5 दवाएं देनी है तो D3 की आप 5 दवाओं का 5 बूंद, 10 बूंद, 12 बूंद जो आपको आवश्यकता है उतनी बूंदें आप 1 औंस डिस्टिल वाटर में मिला दीजिए। अब मान लीजिए 5 दवाएं आपने मिलाया तो 5 दवाओं में विभिन्न दवाओं का जो बूंद है वो हो सकता है 40 बूंद हो जाए या 42 बूंद हो जाए, उनका टोटल जोड़ने पे किसी का 5, किसी का 10, किसी का 12। तो वो 42 बूंद या 40 बूंद आप 1 औंस के डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, और फिर रोगी से कहिए कि ये आपकी दवा है, इस दवा से आप 20 बूंद से 40 बूंद तक आप 1 कप पानी में, ताजे 1 कप पानी में, ताजा नल से पानी लें। या और ये भी ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये जो फिल्टर वाटर आता है ये मना है, क्योंकि फिल्टर वाटर में वो सारे आयंस नहीं होते जो नेचुरल वाटर में होते हैं। आप किसी अच्छे हैंड पाइप का पानी लीजिए या बोरिंग का पानी लीजिए, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को आप डिस्टिल वाटर के नाम पे ये बॉटल के जो पानी पैक आपका आता है उसमें दवा मत बनाइएगा। उसमें दवा अगर आप बनाते हैं तो रोगी को कतई फायदा नहीं होने वाला है। जो चिकित्सक साथी दावा करते हैं वो गलत दावा करते हैं, क्योंकि जो मिनरल्स वाटर आपका या मिनरल्स बॉटल जो आती है उसमें वो मिनरल्स नहीं होते, वो महत्वपूर्ण तत्व नहीं होते जो पृथ्वी स्वयं प्रकृति हमको जो पानी दे रही है उसमें जो संभावित मिनरल्स पाए जाते हैं वो आपके लिमिटेड बॉटल के वाटर में नहीं पाए जाते हैं। या आपके जो आप अपने घरों में मशीन लगा लेते हैं पानी को छान करके पीने की, इस पानी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा अगर आप देंगे तो आप श्योर शॉट नहीं पाएंगे। तो ऐसी दशा में आप पेशेंट से कहिए कि आप ताजे नल का पानी निकालिए 1 कप, और उसमें आप 20 बूंद, 30 बूंद, 40 बूंद जिस हिसाब से रोगी का शरीर आपको देखते हैं, और उससे कहिए कि इसको 4 बार, 6 बार, 3 बार, जिस हिसाब से आप समझते हैं एज ए फिजिशियन उसको दीजिए। बस यही दवा बनाने का तरीका है। ना आपको इसके आगे D4 चाहिए, ना D5 चाहिए, ना डायल्यूशन चाहिए, ना 200 वाला, ना 1000 वाला, ना 500 वाला, ये सब। और अगर हम डायल्यूशन लेते हैं, मान लिया कि हमारे बहुत से साथी कहते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव डायल्यूशन का दुष्प्रचार करते हैं। मैं दुष्प्रचार नहीं करता। डायल्यूशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रणाली नहीं है। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहे हैं। हम किसी चिकित्सा विज्ञान की नकल क्यों करते हैं?
अगर हमको नकल ही करना तो हमने दूसरी चिकित्सा विज्ञान की खोज ही क्यों किया? अगर मैटी जी को सब कुछ अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर ही निर्भर रहना था तो उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी खोज क्यों किया? उन्होंने केवल 114 पौधों को ही सेलेक्ट क्यों किया इतने अनगिनत पौधों में से? और अनगिनत चिकित्सा पद्धतियां विभिन्न प्रकार के पौधों का उपयोग कर रही थी, तो इन्होंने इतने पौधों क्यों किया? ये 114 पौधे ऐसे पौधे हैं जो आपके शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों की हर क्रियाविधि में अपने आप को समाहित कर लेते हैं, और इन पौधों के एंजाइम जाकर के शरीर के विभिन्न अंगों के फिजियोलॉजिकल एक्शन में कार्य करने वाले एंजाइम्स के प्रतिरूप बन जाते हैं। यानी जो वहां पर कमी होती वो जाकर के ये पौधे पूरा करते हैं। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को ये माना गया। यहां पर मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रो शब्द की व्याख्या बहुत ही जबरदस्त तरीके से कई लोगों ने अपने अपने फार्मूलेस किया है, लेकिन मैंने जो आपको शुरुआती दौर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की परिभाषा बताई है कि इलेक्ट्रो का तात्पर्य है कि दी जाने वाली औषधि के जब हम डिस्टिल वाटर में डाल के देते हैं तो डिस्टिल वाटर के क्रम में आयनाइजेशन होने लगता है, और वो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे आधारित है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो एंजाइम्स लद करके संबंधित कोशिकाओं के एंजाइम्स तक पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉनिक गति के आधार पर, और इनमें इलेक्ट्रॉन में आयनाइजेशन से इनकी गति तेज होती है और वो जाकर के वहां 1/300 सेकंड में संबंधित टारगेट कोशिकाओं पर पहुंचा दिए जाते हैं। इस नाते इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के आधार पर इसको इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रो शब्द दिया गया है। और होम्यो शब्द होम्योस्टैटिस यानी उन अंगों का समस्थापन करना, उन अंगों का होम्योस्टैटिस में बनाए रखना, यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फार्मूला है। तो मैं समझता हूं कि आज C1 के बारे में मैंने आपको एक बहुत अच्छी जानकारी अपने स्तर से दी है। आप सब ने इसका आनंद लिया होगा। अब शाम को अगर मैं फिर आपके बीच आऊंगा तो C ग्रुप के अन्य औषधियों के साथ, तब तक के लिए आप अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती उत्तर प्रदेश से इजाजत दीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे आप सबका एक बार नमस्कार, धन्यवाद।